प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए राजनीति विज्ञान BA सेकेंड ईयर में कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भारत में राष्ट्रवाद के उदय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में, कल की कक्षा में हमने चर्चा किया था कि राष्ट्रवादी आंदोलन को समझने के लिए दो भागों में विभाजित किया गया था और इसका एक पक्ष था उदारवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी दृष्टिकोण, और दूसरा पक्ष जो है उग्रवादी दृष्टिकोण। उदारवादी और उग्रवादी दो दृष्टिकोण, दो भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन हमने किया था और कालक्रम को समझने की दृष्टि से भी हमने 3 भाग इसके बनाए थे। 1885 से लगा कर के 1905 तक का समय, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के उद्भव से लगा कर के 1905 तक का समय इसका प्रथम काल, प्रथम दौर कहा गया। और दूसरा जो दौर इसका है वो 1906 से लेकर के 1919 तक इसका दूसरा विभाजन, ये आपका उदारवादी दौर है। और उसके बाद में क्रमशः उग्रवादी दौर प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद 1920 से लगा करके 1947 तक, अर्थात आज़ादी तक का जो समय है, आज़ादी की प्राप्ति तक का तीसरा स्टेज, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग भी कहा गया, राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग भी कहा गया। अब हालांकि ये जो विभाजन है वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारी घटनाएं ओवरलैप कर रही है। जो घटनाएं उदारवादी हैं, उदारवादी विचारधारा की हैं, वो विचार हैं वो उग्रवादियों तक भी ओवरलैप कर रहे हैं और कई उदारवाद के चलते हुए भी जो है ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो जो है ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये हम केवल समझने के दृष्टिकोण से ऐसा विभाजन यहाँ पर कर रहे हैं। तो कल उदारवादी पक्ष की हमने चर्चा की थी और आज जो है उग्रवादी पक्ष की चर्चा हम करेंगे। भारत में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय, अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में और अचानक से राष्ट्रवादी आंदोलन उग्रवादी हो गया था या उग्रवाद का प्रारंभ जो है अचानक से हो गया था। ये सने सने घटने वाली घटनाओं का परिणाम था, सने सने घटने वाली घटनाओं का परिणाम था, जिन्होंने धीरे धीरे जो है राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उसके उग्रवादी स्वरूप को सामने लाया गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। अब हालांकि इनमें कई सारे कारण ऐसे हैं जो प्रारंभिक दौर में भी देखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक दौर में ये कारण नहीं थे और अचानक से जो है दूसरे दौर या उग्रवाद काल में ये कारण उत्पन्न हो गए थे, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कई सारी घटनाएं जो है कालक्रम की दृष्टि से और विचारधारा की दृष्टि से दोनों तीनों विचारधारा समयों में या दोनों विचारधारा में, दोनों विभागों में अपने आप में ओवरलैप कर रही है। इसीलिए इसको हार्ड एंड फास्ट हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, समझने के दृष्टिकोण से मोटा मोटा विभाजन हम इसमें कर रहे हैं। तो कई सारी घटनाएं प्रारंभिक समय में भी इनमें से मौजूद थी। जो मुख्य कारण उग्रवादी राष्ट्रवाद के माने जा सकते हैं उनकी एक एक करके चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। पहला कारण जो था वो अंग्रेजों का कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण में अंतर आना था। अंग्रेजों का कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण में अंतर आना था और वो किस प्रकार से था। जैसा कि कल हमने चर्चा किया था कि 1885 में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी सर ह्यूम साहब द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब ऐसे कोई दस्तावेज और ऐसे कोई लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम साहब का उद्देश्य क्या था, और उस समय के तत्कालीन दस्तावेजों के आधार पर ये तय नहीं हो पाया कि कांग्रेस के बारे में स्वयं ह्यूम साहब की स्थितियाँ क्या थी। उनकी स्थिति भी इसमें स्पष्ट नहीं है। अर्थात न तो इसकी स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है और न ही ऐसा कोई कारण स्पष्ट रूप से गिनाया जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी और ह्यूम साहब ने क्यों किया इसकी स्थापना। लेकिन जब स्थापना किया गया और बाद में जो इसके द्वारा कार्य किए गए या जो व्यवस्थाएं बनाई गई वो सारे के सारे एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने वाली व्यवस्थाएं थी।
और सब कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्य व्यवस्थाएं, इसके जो प्रोग्राम्स थे, जो नीतियां थी, वो सारे के सारे ब्रिटिश साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में सहायता करने वाले थे और किसी भी दृष्टिकोण से उसके कॉन्ट्ररी नहीं जा रहे थे। तो प्रारंभिक दृष्टिकोण में अंग्रेज विचारधारा ने, अंग्रेज शासन ने, साम्राज्यवादियों ने कांग्रेस को साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को विस्तार देने वाली संस्था मात्र समझ करके इसके साथ में अपना तालमेल बनाने का प्रयास किया था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और आगे की शताब्दी में भारतीय समाज ने, भारतीय राष्ट्र ने प्रवेश किया, तो स्थितियां ऐसी बनने लगी कि स्वयं कांग्रेस के अंदर ही जो है एक समूह ऐसा बनने लगा जो प्रथम समूह यानी उदारवादियों के विचारों से अब कोई सहानुभूति नहीं रखता था। उनकी गतिविधियों, उनके कार्य प्रणाली, उनकी विचारधारा और उनके उद्देश्यों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा रहा था। तो अब ब्रिटिश नौकरशाही को ये भय सताने लगा था कि कहीं एक ऐसा समय भी आ सकता है जब उनके द्वारा ही स्थापित संस्था यानी कांग्रेस जो है कभी भी भारत में आज़ादी का बिगुल बजा सकती है या साम्राज्यवाद के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। और कुछ ब्रिटिश नौकरशाही के बड़े अधिकारियों ने तो कांग्रेस को जो है राष्ट्रवाद का कारखाना तक कह दिया था। जब ऐसी घटनाएं उनको महसूस होने लगी तो कांग्रेस के नेताओं के साथ में जो सहयोगात्मक, समन्वयात्मक रुख अब तक ऊपरी स्तर पर ब्रिटिश शासन का दिखाई दे रहा था, अब वह अचानक से समाप्त हो गया और कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण अचानक से परिवर्तित हो गया। ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण अचानक से परिवर्तित हो गया। अब ये बात स्पष्ट हो चुकी थी, जैसा कि कल उदारवाद में भी हमने चर्चा किया था कि अब जो प्रारंभिक उदारवादी थे भारत में, उन उदारवादियों के सामने जो है ब्रिटिश सरकार का जो न्यायप्रियता का चेहरा था, जो नकाब था, वो भी हट चुका था और उनके साथ सहयोग करने की या उनकी मांगों को स्वीकार करने की जो सपने उनको दिखाए जा रहे थे वो भी उनको स्पष्ट हो चुका था कि न तो ब्रिटिश सरकार उनकी बातों को मान सकती हैं और ना ही वह वास्तव में न्यायप्रिय हैं जैसा कि हम अब तक मान करके चल रहे थे। उनको भी ये दो चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे गई थी और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को, ब्रिटिश नौकरशाही को भी ये स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस कभी भी राष्ट्रवाद का जो है बिगुल बजा सकती हैं और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक जो है समूह खड़ा कर सकती हैं। इसीलिए अब अचानक से कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश नौकरशाही के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया था और अब वह उसके साथ सहयोगात्मक या समन्वयात्मक रवैया अपनाने के बजाय कटु रवैया या शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाना इन्होंने ब्रिटिश नौकरशाही ने प्रारंभ कर दिया था, जिसने कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की उग्र विचारधारा को प्रेरणा दी। नेक्स्ट जो है उग्र राष्ट्रवाद के उदय में तत्कालीन समकालीन विश्व घटनाओं का प्रभाव भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर कुछ घटनाओं का जिक्र हम करेंगे, जैसे एक छोटे से देश एबिसिनिया ने इटली को पराजित कर दिया। एबिसिनिया ने इटली को पराजित कर दिया और जापान, एशिया के छोटे से देश जापान ने रूस को बहुत बड़ी मात दे दी थी। ये जो घटनाएं तत्कालीन विश्व में घट रही हैं, इन घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रवादियों को बड़ी प्रबल प्रेरणा दी और यूरोपीय देशों के महाशक्ति होने का, यूरोपीय शासकों के सर्वश्रेष्ठ होने का, यूरोपीय जाति का जो पैदाइशी शासक होने का जो विचार या यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता का जो विचार अब तक के ब्रिटिश नौकरशाही ने, साम्राज्यवादियों ने भारत में फैला रखा था, अब यूरोप या तत्कालीन विश्व में अन्य जगहों पर घटने वाली इन घटनाओं ने जो है यूरोपीय श्रेष्ठता का मिथक तोड़ना प्रारंभ कर दिया था। जैसा कि इटली, एबिसिनिया एक छोटा सा देश है और उस समय जो इटली था वो जो है महाशक्ति के रूप में गिना जाता था, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध से पूर्व महाशक्तियों की धारणा में 5 देश गिने जाते थे और ये पांचों देश मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप के देश ही थे, जिनमें से इटली भी एक प्रधान देश गिना जाता है। तो उस दौर की महाशक्ति को एक छोटे से देश द्वारा जो है पराजित कर देना अब तक के चले आ रहे मिथक के विरुद्ध बात हो गई थी। उसको तोड़ने का प्रयास इसमें किया गया कि यूरोपीय श्रेष्ठता अपने आप में अनंत काल तक नहीं चल सकती है या ये सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। ऐसा ही उदाहरण एशिया के
एक छोटे से देश जापान ने महाशक्ति रूस के विरुद्ध जो है बहुत बड़ी उनको शिकस्त दे करके ऐसा उदाहरण स्थापित किया था। तो ये चीज़ें स्पष्ट कर रही थी कि वो किसी भी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं, और हैं तो वो अनंत काल तक नहीं रह सकते हैं। तो तत्कालीन जो विश्व था, समकालीन जो विश्व था, उसमें घटने वाली घटनाओं ने भी भारत के उग्र राष्ट्रवाद को, या यूँ कहें कि भारत के संपूर्ण राष्ट्रवाद को एक बिंदु के रूप में, पिछले क्लास में भी हमने इस बिंदु का कारण का जिक्र किया था कि जो है इनकी जो श्रेष्ठता की भाव थी उसको हमेशा से स्वीकार किया गया, लेकिन अब आगे जो है स्वीकार करने की बातें आ रही हैं। तीसरा जो मुख्य मुद्दा है यहाँ पर आर्थिक असंतोष का है। आर्थिक असंतोष अब ऐसा नहीं है कि उग्र राष्ट्रवाद के समय ही उत्पन्न हुआ है, पहले से भी हमने पढ़ा था कि जो है आर्थिक असंतोष एक बड़ा कारण था, एक बड़ी विशेषता थी जिसने आर्थिक असंतोष ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, उग्र राष्ट्रवाद को। ये तब से ही चला आ रहा था जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर के व्यापार प्रारंभ किया, और धीरे धीरे वो यहाँ की राजनीति का भाग्य निर्माता भी बन गई थी। करीब 1850 आते आते कंपनी भारत के बहुत बड़े हिस्से की राजनीतिक स्वामी भी बन चुकी थी, और उससे पूर्व से ही आर्थिक कुचक्र जो है भारतीयों के लिए इन्होंने चलाया, और अब ये लगातार और लगातार बढ़ रहा था। जैसा कि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि सोने की चिड़िया जो भारत कहा जाता था, अब वह सोने की चिड़िया नहीं रह गया था, और यहाँ के निवासी आर्थिक कुचक्र में फंस गए थे। पहले भी हमने जिक्र किया कि आज जैसा कि हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश हैं और भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि से आता है। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं थी, यद्यपि कृषि भारत में बहुत होती थी, लेकिन अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योगों से, ग्रामीण उद्योग धंधों से आता था। अंग्रेजों ने जबरन उनको कुटीर उद्योग धंधों को नष्ट किया, सुनियोजित तरीके से भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट किया, और कारीगरों को मजदूर बनने के लिए विवश किया, कृषि पर दबाव बढ़ा, और फलतः भारत कृषि प्रधान होने के साथ साथ ही प्रमुख कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था उसके कृषि पर आधारित हुई। इन्होंने आर्थिक असंतोष हर तरीके से किया, जैसा कि कपास का उदाहरण भी पिछली क्लासों में हमने लिया था। भारत को इन्होंने केवल उत्पादन की एक मंडी के रूप में, कच्चे माल के उत्पादक मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया। ऐसा ही व्यवहार इन्होंने किया। कर प्रणाली को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जिससे भारतीय व्यवस्था को नुकसान पहुँचे और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुँचे। इन्होंने भारत जैसी अविकसित, अल्प विकसित, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन जैसी उन्नत और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के साथ खुली प्रतियोगिता में छोड़ दिया। ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता था। भारत में कराधान भी अनुचित तरीके से किए गए जिससे भारतीय व्यवस्था को नुकसान हुआ। इसके साथ साथ सेना पर बहुत बड़ा खर्चा किया गया। इसके साथ साथ भारतीय व्यवस्था के नाम पर, प्रशासन के नाम पर इन्होंने जो है बहुत बड़ा राजकोष पर खर्च किया। भारत में बाकी विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं बचा। इन्होंने जो है सेना का प्रयोग साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भारत से बाहर किया, जबकि सेना भारत के नाम से रखी जाती थी और उस सेना का खर्च भारत के राजकोष से दिया जाता था। यद्यपि उतनी सेना की आवश्यकता भारत को थी ही नहीं, और भारत के बाहर साम्राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए अधिकांशतः इसका उपयोग किया गया। तो ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। जहाँ तक कृषि का मामला था, अनुचित तरीके से कर लगाए गए। बिहार के कुछ एरियो में, बंगाल के कुछ हिस्सों में नील की कृषि के लिए किसानों को बाध्य किया गया, और भी बहुत सारी अनुचित जो व्यवस्थाएं थी वो अपनाई गई, और आर्थिक असंतोष लगातार और लगातार जनता का बढ़ता रहा, क्योंकि जनता कुचक्र में फंस चुकी थी। आर्थिक रूप से बिल्कुल जो है जनता का ताना बाना खत्म हो चुका था। तो आर्थिक असंतोष भी जो है एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण कारण है, और वो है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म के प्रति आस्था। अब तक ब्रिटिश व्यवस्था स्थापित होने के कारण से इन्होंने जो है पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार भारत में हुआ। धार्मिक रूप से भी भारत का एक तरीके से पतन इन्होंने किया, और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरीज़ को यहाँ पर भेजा, और धीरे धीरे भारतीय परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए हिंदू धर्मावलंबियों का धर्मांतरण इन्होंने करवाया, और एक तरीके से यूरोपीय व्यवस्था को, यूरोपीय धर्म को श्रेष्ठ घोषित करने का प्रयास इन्होंने किया था। और उस लालच में, या यूँ कहें कि उस व्यवस्था में उदारवादियों की प्रथम पीढ़ी आ भी चुकी थी कि वो उसको श्रेष्ठ भी मानने लगे थे। लेकिन अब
एक ऐसा समूह यहाँ पर कांग्रेस में भी तैयार हो रहा है। फॉर एग्जांपल अरविंद घोष का नाम हम यहाँ ले सकते हैं। अरविंद घोष यद्यपि इंग्लैंड में पले बड़े थे, ब्रिटिश प्रणाली में पले बड़े थे, अंग्रेजी शिक्षा में पले बड़े थे और विद्वान थे, लेकिन अब उन्होंने यूरोपियन श्रेष्ठता या अंग्रेज़ों की श्रेष्ठता या अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी साहित्य की श्रेष्ठता के बजाय इस बिंदु पर जोर देना प्रारंभ किया, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म के प्रति आस्था पर जोर देना। जब ऐसे पढ़े लिखे और अंग्रेजी व्यवस्था में तैयार हुए युवकों ने जो हैं भारतीय सभ्यता के प्रति अपने झुकाव का प्रदर्शन किया, भारतीय धर्म के प्रति अपने आस्था का प्रदर्शन किया, तो कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा कि हम अपने अतीत से गौरवान्वित होने लगे हैं और हमारा अतीत इतना समृद्ध है कि हमें अन्य किसी से कुछ प्रेरणा पाने की ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास में आचार्य चाणक्य, कालिदास, आचार्य तुलसी जैसे विद्वान पहले से ही मौजूद हैं। हमें पश्चिमी साहित्यकार स्पेंसर, कांट, हाब्स, लाक, रूसो की तरफ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे हमें राजनीतिक के क्षेत्र में लेवें, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लेवें, चाहे सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में लें, हमारे पास विद्वानों की, ज्ञान की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इसमें आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। तो भारतीय दर्शन की तरफ जब एक समूह का झुकाव हुआ तो कहीं न कहीं इन्होंने भारतीयों को अपने अतीत से गौरवान्वित करने का प्रयास किया, अपने अतीत की तरफ ले जाने का प्रयास किया, और इसमें बहुत बड़ा काम जो है बहुत सारे उग्रवादी नेताओं ने किया। तिलक का नाम यहाँ पर लिया जा सकता है। जैसे इन्होंने अतीत से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, उत्सव इन्होंने शुरू करवाए, जिससे सभी बातों को छोड़ करके, सभी बातों को भुला करके जनता एक मंच पर आने लगी। तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म के प्रति आस्था बढ़ी लोगों में और उसका प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर भी पड़ा, और यूँ कहें कि इस संस्था पर भी पड़ने लगा, जो कि अब तक ब्रिटिश व्यवस्था, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली और ब्रिटिश जाति की सच्चरित्रता, न्यायप्रियता में आस्था रखते थे, उनके प्रति राजभक्ति प्रदर्शित करते थे। ऐसे व्यक्तियों के विचारों में भी, जैसा कि अरविंदो घोष का नाम हम यहाँ ले रहे हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय साहित्य। साहित्य का सृजन समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यूँ कहा जाता है कि साहित्य जो है समाज के लिए एक आईने की भांति भी कार्य करता है। साहित्य का सृजन हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए भी एक महत्वपूर्ण परिघटना के रूप में देखा जा सकता है, और तत्कालीन समय में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर बंगला भाषा के बड़े साहित्यकार हुए, और इन्होंने जो है तत्कालीन बंगला समाज के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी, और न केवल बंगला समाज के ऊपर बल्कि तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर कई सारी रचनाएं, कविताएं लिख कर के इन्होंने जनमानस को प्रेरित करने का प्रयास किया। साथ ही साथ यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ का उदाहरण भी लिया जा सकता है। ये तो क्रांतिकारियों के लिए, उग्रवादियों के लिए एक तरीके से गीता और रामायण जैसा ही बन गया था। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि साहित्य ने, राष्ट्रीय साहित्य ने जो है बहुत बड़ा योगदान राष्ट्रवादी विचारों को बलवती करने में दिया। तो राष्ट्रीय साहित्य एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर है। नेक्स्ट जो है, हम यहाँ पर एक और कारण की चर्चा करें, प्राकृतिक प्रकोप। तत्कालीन समय में कई सारी प्राकृतिक आपदाएं भारत में आई। अकाल का समय 1896-97 के आसपास बड़ा अकाल का दौर रहा। पूना में प्लेग की परिस्थितियां बनी, और भी देश के कई सारे हिस्सों में अकाल और प्लेग जैसी महामारियों का सामना जनता को करना पड़ा। जनता आर्थिक कुचक्र में पहले ही फंसी हुई थी, आर्थिक असंतोष के दौर से पहले ही गुजर रही थी, और सरकार द्वारा, शासन द्वारा अकाल और महामारी के समय जनता की सहायता करने के बजाय ऐसे कार्य किए गए जिससे जनता में और असंतोष और उग्रता का भाव उत्पन्न हुआ। जैसा कि प्लेग को रोकने के लिए आइसोलेशन, जैसे आज की भाषा में हम जिसे कह रहे हैं, उस समय भी प्रारंभ किया गया था। और जब एक बस्ती में, एक समूह में ऐसी रोग जब आ रहे थे, महामारी जब आ रही थी, तो दूसरे हिस्सों को उससे बचाने के लिए आइसोलेट करने की बात उस समय की गई। तो मिस्टर रैंड को प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया गया। उसके द्वारा किए गए कार्य जन आक्रोश को बढ़ाने वाले साबित हुए। धार्मिक भावनाओं को उसने ठेस पहुँचाई और आइसोलेट करने के बहाने
कई सारी बस्तियों को उसने जला दिया और उसके सिपाहियों ने, उसके कर्मचारियों ने महिलाओं के साथ ज़्यादतियाँ की। ऐसे कार्य जब शासन के द्वारा किए गए तो उस शासन के प्रति जनता में नफरत और घृणा का भाव और बलवती हुआ और ये आगे चल के कहीं न कहीं उग्र राष्ट्रवाद के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने वाला बहुत बड़ा कारण साबित हुआ। नेक्स्ट जो है अंग्रेज़ों का जो जातीय श्रेष्ठता का भाव था, पिछले बिंदु में भी हमने पिछले क्लास में भी एक बिंदु के रूप में इसकी चर्चा की थी। अंग्रेज़ों में एक तरीके से रेसेनिकल एथेनिज्म का भाव बहुत ही डोमिनेंट था और इसके तहत अंग्रेज या ब्रिटिश प्रजाति या यूरोपियन प्रजाति इन्होंने स्पष्ट घोषित किया था कि जो है ब्रिटिश यूरोपियंस जो हैं वो हमेशा शासक बनने के लिए ही पैदा होते हैं, या ईश्वर ने, गॉड ने यूरोपियंस को केवल शासक बना के ही पैदा किया है और विश्व के अन्य मानव जातियों को जो है शासित होने के लिए ही पैदा किया है। ये उनका एक रेसिकल एथनिज्म का भाव डोमिनेंसी में था। केवल इतना ही नहीं बल्कि ब्रिटिश नौकरशाही के द्वारा भारतीयों के लिए बड़े अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया गया। कई सारे नौकरशाहों ने यहाँ तक कहा कि इंडियंस आर एज लाइक डॉग्स, इंडियंस आर एज लाइक डॉग्स, जंगली, वन मानुस, घुड़सवार, भूखे नंगे सपेरों के देश वाले और न जाने कितने कितने ऐसे उपालंबों का प्रयोग भारतीय जनता के लिए किया। वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास उन्होंने किया। तो ये विचारधारा कहीं न कहीं जनता में असंतोष फैला रही है और ये असंतोष ही उग्र राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि को तैयार कर रहा है। नेक्स्ट कारण के रूप में हम लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों का जिक्र यहाँ पर करना बहुत लाजमी है। लॉर्ड कर्जन की जो नीतियाँ थी, दमनकारी नीतियाँ थी, जिस प्रकार पहले लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियाँ सामने आई, लॉर्ड डलहौजी की नीतियाँ सामने आई, उसी प्रकार लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियाँ इनसे भी बढ़कर क्रूर रूप से सामने आई। तिलक ने अपने एक भाषण में, अपने एक लेख में यहाँ तक लिखा कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की तुलना करने के लिए हमें अपने इतिहास में लौटना पड़ेगा और वो इतिहास संभवतः औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास प्रतीत होता है। अर्थात ऐसा क्रूर शासन जैसा मुगल सल्तनत में औरंगजेब ने स्थापित किया था। धार्मिक कटुता का संदेश इसने दिया, विभेदन का भारतीय समाज में संदेश इसने दिया। इसके साथ ही बहुत सारे कटु कार्य इन्होंने किए। सबसे बड़ा जो मामला था वो था 1905 में बंगाल का विभाजन, बंग भंग के नाम से जिसे कहा गया। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया और उसके पीछे तर्क इन्होंने ये दिया कि बंगाल प्रांत बहुत विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र पर फैला हुआ है और बड़ा विशाल जनसंख्या वाला प्रांत है, इसीलिए सुचारू शासन के संचालन की दृष्टि से इसका विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में इसके पीछे इनकी जो मंशा थी बंगाल विभाजन के पीछे, वो तत्कालीन समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालने का कारण था और उसमें हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग हिस्सों में करके उनमें फूट उत्पन्न करने के लिए बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। 1909 में इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसके तहत इन्होंने सिंडिकेट और इनसे संबंधित सभी जो अधिकार थे वो सारे के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। विश्वविद्यालयों को मान्यता देने या न देने का अधिकार भी इन्होंने अपने हाथ में संरक्षित कर लिया। इस प्रकार शिक्षा को भी इन्होंने अपने हाथ में लिया और अपने मनमाफिक तरीके से चलाने का प्रयास किया। इसके अलावा एक और अधिनियम इन्होंने सरकारी गोपनीय अधिनियम या गोप्य अधिनियम पारित इन्होंने किया, जिसके तहत भी इन्होंने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। तो कुल मिला के लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां भारत के प्रति रही वह क्रूर नीतियां रही, जिसका उदाहरण हम दे रहे हैं कि पूर्व में लॉर्ड डलहौजी का लिया जा सकता है, उसके बाद में लॉर्ड लिटन का लिया जा सकता है, उसके बाद में लॉर्ड कर्जन ने इसी प्रकार की नीतियाँ, और तिलक साहब ने इनकी जो तुलना है वो औरंगजेब के शासनकाल से की है। तो इस प्रकार का क्रूर शासन जनता में कहीं न कहीं एक उद्वेलन पैदा कर रहा है, जनता में क्रांति का भाव पैदा कर रहा है और वो राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर हम गिना सकते हैं 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम, 1892 का जो अधिनियम आया वो उदारवादियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पारित किया गया था। जैसा कि उनकी मांगें थी उदारवादियों की, उन मांगों को पूरा करने का प्रयास
के दृष्टिकोण से 1892 का अधिनियम पारित किया गया। लेकिन जब अधिनियम सामने आया तो ये देखा गया कि वह स्वयं उदारवादियों की आकांक्षाओं पर ही खरा नहीं उतर रहा था। संपूर्ण भारतीय जनता को संतुष्ट करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, स्वयं उदारवादियों को भी संतुष्ट करने में असमर्थ रहा। और इस अधिनियम का व्यवहारिक पक्ष तो और भी निर्बल साबित हुआ, जो निश्चित रूप से भारतीयों के किसी भी व्यवस्था को, किसी भी विचार को संतुष्ट करने में असमर्थ रहा। तो 1892 का अधिनियम जो है सामने आने से एक और महत्वपूर्ण जो बात ये हुई कि उदारवादियों के विचार अब इस बारे में परिपक्व होने लगे थे कि हम जो तरीके अपना रहे हैं उसके माध्यम से हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हम जो सहयोग जो है ब्रिटिश शासन के साथ कर रहे हैं या ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति जो हम निभा रहे हैं उसके द्वारा किसी भी प्रकार का सुधार भारत के लिए वो नहीं कर सकते हैं या करना चाहते हैं, जो कि 1892 के अधिनियम में स्पष्ट हो चुका था कि अंग्रेज शासन, ब्रिटिश नौकरशाही भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहती है। और ये जो अधिनियम था इसने अब तक अंग्रेज़ों के ऊपर जो उदारवादियों के दृष्टिकोण से जो नकाब चढ़े हुए थे, जैसा कि वो उनको सच्चरित्र मान रहे थे प्रारंभिक उदारवादी, उनको न्यायप्रिय मान रहे थे प्रारंभिक उदारवादी, अब उनको लगने लगा था कि किसी भी दृष्टिकोण से न तो ये सच्चरित्र कहे जा सकते हैं और न इनको जो है न्यायप्रिय जाति ही कहा जा सकता है। तो 1892 के अधिनियम ने बाकी रही सही बात और पूरा कर दी थी। अब जो है उदारवादियों के सामने एक ही मुद्दा था कि इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अब एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण थी, अब स्वयं कांग्रेस के अंदर ही नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगी थी। नेतृत्व परिवर्तन की आकांक्षा, नेतृत्व परिवर्तन की आकांक्षा यहाँ पर अब इस समूह के अंदर ही दिख रही थी, जो कह रहे हैं कि हम INC जो उस समय बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बना, अब स्वयं इतना परिदृश्य घटित होने के बाद स्वयं इस समूह के अंदर ही परिवर्तन की मांग उठ रही थी, क्योंकि अब तक का नेतृत्व उदारवादी समूह के हाथ में था और अब इस समूह में से ही एक और नया समूह निकल कर के आ रहा था, जिसमें आप मुख्य रूप से गिना सकते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल। ये मुख्य उग्रवादी, और तिलक साहब को उग्रवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि भी कहा गया, मुख्य वक्ता, मुख्य प्रवक्ता भी इनको कहा गया। और इनके कार्यों के कारण से जो है ये पूरा समूह और पूरा राष्ट्रीय आंदोलन उदारवाद से निकल करके उग्रवाद के दिशा में प्रवेश करता है और धीरे धीरे यहीं से राष्ट्रवादी आंदोलन जो है उग्र होते जाता है। इसी को हम उग्र राष्ट्रवाद के रूप में पढ़ेंगे। इसकी जो विशेषताएं हैं नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे।